कैसे हो बच्चों? आज जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है क्लास 10th का वो शुरू कर रहे हैं और आज ही इसको ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा कि हम एनसीईआरटी के एक एक लाइन को जो है करते हुए चलेंगे, साथ ही सॉल्व एग्जाम्पल और इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। आपके बोर्ड में जो है आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन तो आते ही हैं, साथ में आपसे कभी 1 ओम, जब ओम्स लॉ का डेरिवेशन पूछता है तो वहाँ पूछता है डिफाइन 1 ओम, कहीं पे पूछता है डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 एम्पेयर। तो इन सब चीज़ों पे जो आप अटक जाते हो तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। और जो जो टॉपिक्स हम लोग गुजरते जाएंगे वहाँ पे आपको बता दूंगा मैं कि इसको आपको कॉपी में लिख लेना है, ये बोर्ड में एज इट इज़ जो आपका थ्योरी में पूछ लिया जाता है। तो इस सीरीज़ में जो हम लोग 10 दिसंबर तक 10वीं के कक्षा के आप लोग छात्र हैं और 10 दिसंबर तक हम लोग 10 आपके जनवरी तक जो हम लोग फिजिक्स को जो है सारे PYQ के साथ जो हम लोग समाप्त कर लेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं बच्चों आज के कार्यक्रम को, ज़्यादा समय को व्यस्त नहीं करेंगे। 1 से 1 घंटा 15 मिनट में इस लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है ना। पूरा चैप्टर शुरू करते हैं बच्चों। आ गया तो पहला जो तुम्हारा पेज है, पहले पेज में तुमको क्या पता होना चाहिए? पहले पेज में तुमको क्या पता होना चाहिए बच्चों? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बच्चों तो इलेक्ट्रिक करंट जो एक डायग्राम तुमको आएगा बार बार चैप्टर में, तो इलेक्ट्रिक करंट एक क्लोज्ड तुम्हारे किसमें लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में कंटिन्यूस और क्लोज पाथ में बच्चों, कंटिन्यूस और क्लोज पाथ मतलब एक तुम्हारे घेरे के अंदर तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट दौड़ते रहता है बच्चों, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। उस इलेक्ट्रिक सर्किट में आपके स्विचेज होंगे, ठीक है, प्लग्स होंगे, ठीक है ना। वही सब एनसीईआरटी में आपके लिखा हुआ है। आपके एमीमीटर, वोल्ट मीटर वगैरह जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे वो सारा मिलके जो क्या बनाता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता है, ठीक है ना। दौड़ता क्या है? करंट दौड़ता है, ठीक है। आगे अगला जो तुमको पता होना चाहिए वो एक इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें बच्चों तो फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो आप लोग डिफिनेशन लिखोगे इलेक्ट्रिक करंट का, मैं जो डिफिनेशन लिखवा रहा हूँ वो आप लिखो, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो करंट इज, इसके साथ हम लोग साथ ही अपने से फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज होता है, किसका फ्लो? फ्लो ऑफ चार्ज किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? VRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू होता है, विथ रिस्पेक्ट टू आपका करंट, करंट के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज आपका दौड़ रहा है, डेट इज कॉल्ड द करंट, ठीक है ना। अगर बात करें करंट की, अगर फॉर्मूला निकालना हम लोग चाहें, ठीक है ना, करंट का, तो क्या होगा? चार्ज दौड़ रहा है यानी टाइम में किसी दौड़ रहा होगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका करंट इक्वल टू चार्ज बाई आपका टाइम। आगे देखेंगे एनसीईआरटी कैसे लिखती है। इससे पहले कुछ जो एनसीईआरटी का जो ये वाला जो पोर्शन है इसको रीड आउट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन्स वेयर नॉट नॉन एट द टाइम व्हेन द फिनोमिनन of electricity was observed, so electric current was considered to be flow of positive charge and direction of flow of positive charge was taken to be the direction of electric current। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे देखते हैं? जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी डायरेक्शन में जो आपका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर हुआ था आपका, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह आपका इलेक्ट्रॉन का खोज असल में नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिव चार्ज। तो ये तो जानते होगे, तो जिधर इलेक्ट्रॉन आपका बहता है, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो करता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं, ठीक है ना, आज के डेट में। लेकिन उस समय क्या सोच के लिया गया था बच्चों? उस समय जो आपका फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ले लिया गया था। तो इस दोनों थ्योरी को जो है दिमाग में से बैठा के रखोगे। मुद्दे की बात है इलेक्ट्रिक करंट, हमारा मुद्दे की बात क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? अगर एक नेट चार्ज क्यू, एक चार्ज क्यू बच्चों किसी कंडक्टर के में आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, थ्रू द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्या हुआ? समझो कि ये मेरा एक कंडक्टर है, ठीक है ना। तो ये जो है पूरा जो है ये इसका लेंथ हो गया कंडक्टर का, और ये जो हो गया ये अंदर तक पूरा हॉलो जो हो गया तुम्हारा ये, इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या मतलब? इसका जो एरिया जो है इतना दूर, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इन टाइम टी एंड करंट इफ नेट चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी एंड करंट आई, तो उसको तुम क्या कहोगे? करंट कहोगे। क्या कहोगे? करंट कहोगे। तो करंट का फॉर्मूला जो तुम्हारे सामने निकल के आता है, जो हमने पीछे देखा, चार्ज बाय टाइम, तो इसको तुम लिख सकते हो I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है? तुम्हारा चार्ज है, टी तुम्हारा टाइम है।
और तुम चार्ज को जो जिसमें तुम लोग एसआई यूनिट जो लिखते हो चार्ज का वो कूलम्ब होता है, और टाइम को तुम लोग सेकेंड में लेते हो, ठीक है ना। तो तुम्हारे एग्जामिनर तुमको डायरेक्ट जो है सेकेंड में नहीं दिया रहेगा, तुमको मिनट में दिया रहेगा। तुम एग्जाम में हड़बड़ी में रहोगे और तुम मिनट में लेके सॉल्व करोगे और आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। इस वजह से हमेशा देखना, जब भी मिनट में टाइम देखे सबसे पहले उसको सेकेंड में चेंज कर लेना, ठीक है। आ गया। तो तुम लोग के तो मैथ के स्टूडेंट तो हो ही तुम लोग, तो ये चीज़ तो तुम लोग को आता होगा, करंट इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर मैं तुमसे पूछूं चार्ज इक्वल टू क्या होगा, तो दाएं बाएं का खेल आता होगा, इसको उठा के इधर फेंकोगे, चार्ज इक्वल टू आई इंटू टी। तो ये सब चीज़ तुमको दाएं बाएं करने आना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब ये सब दिमाग तुम्हारा चलेगा। आगे जो है तुमको एसआई यूनिट बताया गया, चार्ज का बता ही दिया गया, कूलम्ब होता है। और एक कूलम्ब में जो होता है बच्चों 6 इंटू 10 का पावर 8 जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है तुमको मालूम है, कार्बन कंपाउंड हम लोग पढ़ के आए हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्ब होता है। दोनों डाटा को याद रखोगे कृपया करके, एमसीक्यू का अगेन क्वेश्चन बन सकता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को जो हम लोग मेजर करते हैं वो एम्पेयर में करते हैं, इसको कूलम्ब, और इसमें चार्ज को कूलम्ब में, टाइम को सेकंड में, और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में करते हैं। ये भी पता होना चाहिए। तो यूनिट आपका एम्पेयर होता है। एक एम्पेयर क्या होता है, अब नोट्स निकालो या एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी तो होना ही चाहिए साथ में, नोट्स निकालो या कागज़ निकालो, एनसीईआरटी में डाल लेना, लिखना व्हाट इज़ 1 एम्पेयर। एक एम्पेयर क्या होता है बच्चों, तो आपका करंट क्या होता है, करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। तो 1 एम्पेयर आपको लाना है, यानी 1 कूलम्ब चार्ज, ठीक है ना। 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में कितना दूर जा रहा है, ठीक है ना, उसी को हम लोग 1 एम्पेयर कहते हैं, ठीक है ना। 1 एम्पेयर क्या होता है, 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में कहाँ तक जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द 1 कूलम्ब। एनसीईआरटी की अंग्रेजी देखो, 1 एम्पेयर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड, पर मतलब 1 सेकेंड, हर एक सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पेयर, और 1 एम्पेयर इक्वल टू 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो इसी तरह से लिखा हुआ है। आगे आओ, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट को हम लोग मिली एम्पेयर में दिखाते हैं, और आपका 1 मिली एम्पेयर जो होता है 10 का पावर 3 आपका क्या होता है, एम्पेयर होता है। यहाँ पे लिखा है 1 मिली एम्पेयर, तो इस दोनों डाटा को याद रखोगे, ठीक है ना। 1 मिली एम्पेयर इक्वल टू 10 का पावर -3 आपका एम्पेयर हो गया। इसी तरह माइक्रो एम्पेयर की बात करें तो एक माइक्रो एम्पेयर क्या होता है, एक 10 का पावर -6 आपका एम्पेयर होता है। तो दो चीज़ याद रखोगे, जब भी आपके पास मिली आएगा, मिली का मतलब होता है 10 का पावर -3, और माइक्रो का मतलब जो होता है माइक्रो का मतलब जो होता है आपका, वो जो होता है आपका 10 का पावर -6 होता है, ठीक है। आगे और एक इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों, जिससे हम लोग करंट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, नाम है एमीमीटर, ठीक है। इसको जो है हमेशा कहाँ लगाओगे, सीरीज में लगाओगे। जब आगे सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि एक ऐसा आपके पास इंस्ट्रूमेंट आया जिससे आप करंट को जो है मेजर कर सकते थे, नाम था एमीमीटर। हमेशा इसको हम लोग सीरीज में लगाएंगे। और क्या होगा बच्चों, करंट को जो मेजर करता है, अब एक स्कीमेटिक यहाँ डायग्राम दिया है जिसमें तुम्हारा ये बल्ब लगा है, इससे हम लोग बल्ब लगा देंगे, या फिर इससे रिप्रेजेंट करते हैं किसको, बल्ब से। धीरे धीरे ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बैठती जाएंगी। ए मतलब एमीमीटर है बच्चों, ये तुम्हारा प्लग है, ठीक है ना, स्विच कर सकते हो। ये तुम्हारा बैटरी है बच्चों, ये करंट के डायरेक्शन को शो किया गया है, ठीक है। आ गया। तो अब देखो ये क्वेश्चन तुरंत करोगे तुम लोग, ये क्वेश्चन तुरंत करोगे। करंट है तुम्हारा 0.5 एम्पेयर का, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है 10 मिनट के लिए जल रहा है। 10 मिनट, सर मिनट दिया है तो मिनट को हम लोग तुरंत सेकंड में चेंज करते हैं, 60 से सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो ये 600 सेकंड तुम्हारे पास आ गया, ठीक है ना। तुमसे पूछ रहा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अरे सर इलेक्ट्रिक करंट पर है, चार्ज पूछ रहा, कोई बात नहीं बच्चों। तुम्हारा जो ये हो जाएगा करंट इक्वल टू तुम्हारा चार्ज बाई तुम्हारा टाइम होता है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या पूछा तुमसे, चार्ज पूछा आई इंटू टी हो जाएगा बच्चों। करंट तुमको दिया हुआ है 0.5 एम्पेयर इंटू तुम्हारा 600 सेकेंड बच्चों, और तुम्हारा जो क्या हो जाएगा तुम्हारा चार्ज इक्वल टू 300। 300 क्या होगा, चार्ज को हम लोग किस में कैलकुलेट करते हैं, कूलम में, तो 300 कूलम आंसर देखो मिला लो, सही है। तो तुम इलेक्ट्रिक सर्किट कवर कर चुके हो, यूनिट ऑफ करंट भी कर चुके हो। तुम्हारा यूनिट ऑफ करंट एम्पियर होता है। ये कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज में कितना होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। सर आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल समझो। पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कितना तुम्हारा एनर्जी लगता है या फिर वर्क डन लगता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क डन लग रहा है, ठीक है ना, जितने समय में,
उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से तुमको वाटर का जो एग्जांपल जो है लेके जो है टंकी का जो है तुम्हारे वाटर टैंक से एग्जांपल लेकर तुमको समझाइए, ज़रूर उससे भी गो थ्रू जाना कि तुमको थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है। तो उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें बच्चों, तो यहाँ से तुमसे पूछेगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो पूछेगा ही, एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जितना वर्क डन लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जो तुमसे पूछेगा, यहाँ से पहला क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट in an electric circuit carrying some current as the work done to move unit charge from one point to one two point, वही बात है बच्चों। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तुम्हारा वर्क डन, वर्क डन को बताओ किस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जूल में, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में करते हैं, ठीक है। वर्क डन बाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। चार्ज को हम लोग जिसमें करते हैं, तो ये तुम्हारा चार्ज को किस में करते हैं, इसको तो ब्रैकेट में लिखो, कूलम्ब में करते हैं, ठीक है। यानी तुम्हारा वोल्ट का जो यूनिट आएगा वन, वो जूल कूलम्ब इनवर्स आ जाएगा, या फिर जूल पर कूलम्ब आ जाएगा, जूल बाई कूलम्ब बटा में, ऐसे नहीं लिखते, जूल बाई कूलम्ब, ठीक है। तो इसको ऊपर भेजते हैं हम लोग, तो माइनस आ जाता है सी पे। आ गया अगला जो क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा 1 वोल्ट। हाँ, यहाँ दिया है तुमको, तो तुम लोग बगल में लिखो, क्या लिखोगे, डिफाइन 1 वोल्ट। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं। डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट क्या होगा बच्चों, 1 वोल्ट वही होगा कि एक कूलम्ब चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जितनी एनर्जी खर्च हुई या जितना वर्क डन लगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। एनसीईआरटी की अंग्रेजी सुनो, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। 1 जूल तुमको वर्क लगा एक कूलम्ब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, नाम जो है इसका 1 वोल्ट कहते हैं इसको, ठीक है ना। और टॉपिक का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, खत्म। अब पोटेंशियल डिफरेंस करंट को नापने के लिए हमारे पास एमए मीटर था जिसको हम लोग सीरीज में लगाते थे। इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए बच्चों हमारे पास क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर जो है इसको हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, जब सीरीज पैरेलल करेंगे तो इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। तो इस दोनों चीज़ को तुम लोग याद रखना, वोल्ट मीटर को जो हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बताता है ये। अगला क्वेश्चन करो, वर्क डन कितना, 2 कूलम्ब चार्ज को जो है 2 पॉइंट के बीच में ले जाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस तुमको 12 वॉट दिया हुआ है, ठीक है, 12 आपको वोल्ट दिया हुआ है, और जो चार्ज 2 कूलम्ब दिया है, तुमसे पूछ रहा है कितना वर्क डन लगेगा। तुमको मालूम है तुम्हारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज होता है, ठीक है ना। तुमसे पूछा है क्या, कितना वर्क डन लगेगा, तुम लोग वर्क डन करोगे तो सी को इधर भेजोगे, तुम्हारा चार्ज इंटू कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो तुम्हारा आ जाएगा, चार्ज 2 कूलम्ब है बच्चों और पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, तो तुम्हारा ये हो जाएगा 24। वर्क किस में तुम लोग मेजर करते हो, तो सर वर्क को हम लोग जूल में मेजर करते हैं। आंसर आ गया बच्चों, आगे देखना है, अच्छा इस सलीके में है तो 24 जूल। अगेन ये क्वेश्चन जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन में सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेशन क्या है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू सारे जो हम लोग कराते हैं वो प्रैक्टिस सेशन होता है हमारा, ठीक है। और ये दोनों जो है कर ही चुके हम लोग। डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है डेट इज़ द वोल्ट मीटर, और आपका 1 वोल्ट क्या होता है, तो एक चार्ज को जो है हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाते हैं, यानी 1 जूल हमारा एनर्जी खर्च होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। तो इसको भी तुम लोग देख सकते हो। अब तुम्हारे पास कुछ सर्किट के डायग्राम आएंगे, यानी फोटो आएगा तुम्हारे पास। पहला जो होता है इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल को जो हम लोग बड़ी डंडी छोटी डंडी से दिखाते हैं। बड़ी डंडी जो होता है तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और निगेटिव जो होता है छोटी डंडी निगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है ना। बैटरी कहेंगे इसको या फिर सेल कहेंगे। इसी तरह इसके साथ एक तुम्हारा बड़ी डंडी छोटी डंडी साथ में लगा है, साथ में एक और बड़ी डंडी छोटी डंडी लगा है, तो इसको तुम कहोगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, कुछ नहीं, कॉम्बिनेशन लग गया। आ गया प्लग और की, जब प्लग या की तुम्हारा प्लग की या स्विच कर सकते हो, अगर ओपन होगा तो बीच में डॉट नहीं होगा, अगर तुम्हारा प्लग की जो है क्लोज्ड होगा बच्चों, तो ये क्या होगा, इसके बीच में जो है तुम्हारे बाधाएं आई रहेंगी, रिप्रेजेंट करोगे डॉट से। वायर में ज्वाइंट होगा तो ऐसे करोगे, ठीक है ना, डॉट लगा के घेरा लगा दोगे, अगर नहीं होगा तो ऊपर से छरप के निकल लेगा, ठीक है। आ गया इलेक्ट्रिक बल्ब को जो है इस तरह से दिखाओगे, अभी हम लोग देख चुके हैं, या फिर सीधा बल्ब लगा रहेगा। इसके पास याद रखना इलेक्ट्रिक बल्ब आएगा तो एग्जाम में टेंशन में मत आना, आगे सॉल्व करोगे। तो इसके पास भी क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं, रुकावट होता है वैसे ये, ठीक है ना। ये था रेजिस्टर का रेजिस्टेंस,
रजिस्टर ऐसे लगा रहता है, रजिस्टर के पास क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस होता है बच्चों, कंडक्टर का होता है ये। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो है टीचर ऐसे बनाते हैं, इसको रेजिस्टेंस हम लोग कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं, ठीक है ना। और तुम्हारा रियोस्टेट है ये, ठीक है ना, रियोस्टेट है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। और तुम्हारा एमएमीटर को ए से करते हैं, वोल्ट मीटर को वी से करते हैं। आगे आओ, अगेन ये वाली एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मेगा प्रैक्टिस सेशन में लेंगे। आगे आते ओम्स लॉ की बात करते हैं। क्या बताता है ये, पोटेंशियल डिफरेंस और आपके करंट में जो है रिलेशन बताता है। कंडक्टर की बात ही होगी बच्चों, तो ये अक्रॉस अ कंडक्टर लिखा है तो घबराना मत, कंडक्टर ही में तो करंट फ्लो करेगा तुम्हारा, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या बताता है, आगे हम लोग देखते हैं। इस ग्राफ को भी अगेन जो है हम लोग प्रैक्टिस सेशन में लेंगे। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो 2023 के क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए भी आया हुआ है, ठीक है ना, बहुत बार पूछा गया है। हम लोग जो है अभी देखेंगे रिलेशनशिप किसमें, आपका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, पहले इंग्लिश देख लेते हैं, फिर अपने लैंग्वेज में हम लोग देखेंगे। रिलेशनशिप बताता है बिटवीन करंट आई, जो फ्लो होगा मेटेलिक ही वायर में होगा फ्लो करंट, और उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ठीक है ना, अक्रॉस इस टर्मिनल। तो एक बात बताते हैं बच्चों, तो ये जो हम लोग इस तरह से बैटरी पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है ना बच्चों, ये हाइयर पोटेंशियल पे होता है। कितना, किस पे होता है, हाइयर पोटेंशियल पे होता है। हमेशा जो निगेटिव वाले से पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल हाई होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। निगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल पे होता है, तो फ्लो तो तुरंत हो जाएगा सर, चार्ज का फ्लो तो तुरंत करा देगा ये, अब समझ में आ रहा है। आगे आओ, the potential difference V across the end of the given metallic wire in electric circuit is directly proportional to the current carrying through it. It provide टेम्परेचर तुम्हारा सेम रहना चाहिए। अभी जो भी हम बोलेंगे उसमें टेम्परेचर तुम्हारा सेम होना चाहिए। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ यही बोलता है बच्चों, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कौन देता है बच्चों, वो बैटरी सप्लाई करती है, बैटरी से जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है ना। आगे आओ, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट जो है सर्किट में आपके बढ़ जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट आपका कम हो जाएगा। इस लॉ को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके करंट, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल, आपका ओम्स लॉ। तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये क्या बोलता है ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ तो आपको मालूम है कि जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम लोग हटाते हैं, ठीक है ना, इसको अगर हटाएंगे हम लोग तो आगे एक कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है ना। ये कांस्टेंट मैंने नहीं लगाया, ये कांस्टेंट जो है ओम बाबा ने लगाया। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, v बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों। और इस कांस्टेंट के जगह एक जो है हम लोग लिख देते हैं आर। आर इज क्या होता है तुम्हारा रेजिस्टेंस। v तो मालूम है तुमको, v होता है पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है ना, रेजिस्टेंस। आगे आओ, तो तुम्हारा यहीं से आ जाता है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी फार्मूला पे पूरा चैप्टर तुम्हारा निर्भर है। आगे आओ, इसी को ओम्स लॉ हम लोग कहते हैं। आसानी से हमारा डेरिवेशन भी हो गया और आपको समझ में आ गया। आगे आर जो होता है कांस्टेंट होता है, अभी बताया। एक गिवन मेटेलिक वायर के लिए मेटेलिक वायर ही लेंगे बच्चों, कंडक्शन कराना है। एक गिवन टेम्परेचर पे, पहले बोला ओम्स लॉ पे टेम्परेचर जो है सेम होना चाहिए, ठीक है ना, सेम टेम्परेचर की बात हो। एग्जाम में तुमको लिख दिया डिफरेंट टेम्परेचर, तो ओम्स लॉ वैलिड वहाँ पे नहीं होगा। और उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ये प्रॉपर्टी होता है बच्चों, रेजिस्टेंस का होता है आपका कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, जो फ्लो ऑफ आपके चार्ज को या फिर फ्लो ऑफ करंट को जो है रेजिस्ट करता है, क्या करता है, रोकता है, ठीक है ना, करंट को जाने से रोकता है। नाम है उसका रेजिस्टेंस थ्रू इट। इसका एसआई यूनिट भी क्या होता है, ओम होता है, ठीक है ना। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। और देखो एक और चीज़ अब तुमको आना चाहिए यहाँ पे, अगर मैं बोल रहा हूँ V इक्वल टू आई आर होता है, इसको आई है, ठीक है ना, आई आर है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकाल सकते हो तुम लोग, यस सर निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा V बाई आई होगा। इसी तरह मैं पूछूंगा आई करंट का फॉर्मूला निकाल सकते हो, यस सर हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे सर, Q बाई टी होता है। अच्छा, तो एक और फार्मूला होता है तुम्हारा, यहाँ से जो निकलेगा तुम्हारा I इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इसको जो है इसको इधर भेजोगे V बाई आर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ तुमको दाएं बाएं करने आना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ जो है दाएं बाएं करने तुमको आना चाहिए। आ गया अगला क्वेश्चन जो आएगा, जो 2023 का क्वेश्चन है, वो आएगा तुम्हारा 1 ओम क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको ओम से दिखाते हैं हम लोग रेजिस्टेंस को। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। तो 1 ओम क्या होता है बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आएगा, वॉट, जगह नहीं इधर, तुम लोग लिख लो व्हाट इज 1 ओम, ठीक है। तो 1 ओम क्या होता है बच्चों,
इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर अगर वोल्ट 1 वोल्ट हो, पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के अक्रॉस अगर 1 वोल्ट होगा बच्चों, तो करंट जो उसमें जाएगा 1 एम्पियर जाएगा, और रेजिस्टेंस जो होगा कंडक्टर का वो 1 ओम होगा, दैट इज 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को तुम लोग करके रखो, ठीक है ना। व्हाट इज 1 ओम आया हुआ है बोर्ड में, ठीक है। 1 ओम क्या होगा बच्चों, तो आप देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जब तुम लोग देखते हो तो वोल्ट बाई एम्पियर आता है, ठीक है ना। तो 1 ओम इक्वल टू 1 आपका रेजिस्टेंस यानी ओम में करते हैं 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं 1 आपका क्या बोलते हैं 1 ओम बोल देते हैं। खत्म बच्चों, बोर्ड में आया हुआ है, याद रखो। ओम्स लॉ के डेरिवेशन के साथ 2023 में तुमसे पूछा गया है, यकीन नहीं है तो 2023 का क्वेश्चन खोल के देख लेना अपने सैम्पल पेपर में। करंट जो होता है थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इस रेजिस्टेंस। करंट जो होता है रजिस्टर में वो जैसे जैसे तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा बच्चों वैसे वैसे तुम्हारा करंट होगा। तो इस चीज़ को कैसे समझते हैं हम लोग, यहाँ देखो I इज इक्वल टू V बाई आर, तो बटे में R नीचे है, ठीक है ना, इसके इक्वल टू में, और V ज़्यादा है। तो तुम ओम्स लॉ से पढ़े कि तुम्हारा I इक्वल टू V देखो आ गया ना, तो तुम्हारा करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, R नीचे है तो यानी करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस तुम्हारा कम होगा, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस तुम्हारा कम होगा, और रेजिस्टेंस बढ़ा तो क्या होगा, करंट तुम्हारा कम होगा। करंट बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम, तो उल्टा का मतलब यही होता है। और सामने वालों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं, नीचे वालों को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं। तो ये सब चीज़ समझाने की ज़रूरत ज़्यादा है ही नहीं, समझ में आया। आ गया, तो रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। करंट जो होता है रेजिस्टेंस के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस चीज़ को याद रखोगे। और रेजिस्टेंस तुम्हारा डबल हो जाएगा जब करंट हाफ होगा। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इस फार्मूले से तुम देखोगे रेजिस्टेंस तुम्हारा, अगर करंट को तुम डबल करोगे, करंट को तुम दुगुना करोगे, क्या लिखा हुआ है लैंग्वेज देखो, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा जब करंट को जब तुम लोग आधा करोगे तो वो करंट कम होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। करंट को आधा करोगे तो तुम्हारा रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, एक गुना करोगे तो दुगुना हो जाएगा, समझे, और तिगुना करोगे 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ तो तुमको आता होगा, तो मैथ है तुम्हारा। अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट, अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है बच्चों जो करंट को रेगुलेट करता है बगैर वोल्टेज सोर्स को बच्चों क्या किए हुए चेंज किए हुए बच्चों, उसको हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में याद रखना एक डिवाइस यूज होता है रियोस्टेट, एकदम पता होना चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिससे हम लोग चेंज करते हैं रेजिस्टेंस इन द सर्किट। रेजिस्टेंस सर्किट में किससे चेंज करते हैं हम लोग, रियोस्टेट से करते हैं। ये तुमको जब क्वेश्चन लगा के जब पूछता है ना उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, करंट जो है डिफरेंट कंपोनेंट के लिए डिफरेंट हो सकता है, ये चीज़ खुद से देख लोगे। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड रिटार्डेड बाय रेजिस्टेंस। मोशन ऑफ करंट को किसी भी कंडक्टर में कौन उसका रिटार्ड करता है यानी उसको रोकता है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। आ गया फैक्टर, रेजिस्टेंस जो है किन कौन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये चीज़ अगेन तुम्हारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो जब तुम लोग देखोगे मीटर का जो रीडिंग होगा बच्चों, मीटर का रीडिंग होगा आधा हो जाएगा बच्चों जब लेंथ ऑफ वायर को डबल करोगे। समझो कि वायर का लेंथ है, ठीक है ना, इसको अगर डबल कर दोगे तो मीटर का तुम्हारा रीडिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। मीटर रीडिंग इज इंक्रीज्ड व्हेन अ थिकर वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ सेम लेंथ इज यूज्ड। जब मीटर का रीडिंग तुम्हारा, इससे कंक्लूजन निकालेंगे, मीटर का जो तुम्हारा रीडिंग है बच्चों इंक्रीज हो जाएगा, तुम थिकर वायर लोगे सेम मटेरियल का बच्चों, जो पीछे हम लोग लिए मटेरियल जिसमें जो करंट जो है आधा करने पे क्या हो जा रहा था, वायर का लेंथ डबल करने पे करंट आधा हो जा रहा था, उसी मटेरियल को हम लोग लेंगे और उसका जो है थिकर वायर लेंगे। थिकर वायर करने का मतलब है लेंथ जो है इतना ही है, क्रॉस सेक्शन जो है हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थिकर लिए हैं तो अभी समझो इतना है, अब थोड़ा और मोटा ले लिया तो ये बढ़ गया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, यानी एरिया इंक्रीज हो रहा है। आ गया when a thicker wire of same material of same length is used in the circuit, ठीक है ना, increase क्या, the meter reading is increased when a thicker wire of same material of the same length is used. The change in meter reading is observed when a wire of different material of same length and the same area of cross section is used. meter की रीडिंग में चेंज आ जा रहा है बच्चों कब, जब वायर हम लोग डिफरेंट मटेरियल का ले रहे हैं, ठीक है,
क्यों आ रहा है? रेजिस्टेंस उसका यह चेंज हो जा रहा है, क्यों हो रहा है? अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी बच्चों अलग होती है, तो हम लोग आगे देखेंगे। सेम लेंथ का सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का है। आगे आओ तो रेजिस्टेंस, इसके बाद तुमको बोला कि रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे तुम्हारा डिपेंड करता है, किसी भी कंडक्टर ही का तो होगा रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों, किसी कंडक्टर ही का नहीं होगा, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो किन किन चीज़ पे तुम्हारा डिपेंड करता है। इस चीज़ को कॉपी में लिख के रखना। पहला जो करता है वो लेंथ पे, किसी भी कंडक्टर का जो होता है, अब लेंथ बढ़ेगा तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये चीज़ हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। किसी भी कंडक्टर का जो है तुम्हारा क्या रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे करता है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। देखे नहीं थे तुम लोग, लेंथ डबल किए थे तो वो हाफ वगैरह वाला, अभी हम लोग देख लेते हैं फिर से। ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि ये मटेरियल तुम्हारा क्या है, मेटल से बना है, एलॉय से बना है, इस पे भी इस रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस तीन चीज़ पे डिपेंड करता है तुम्हारा। पहले इसका लेंथ कितना है, ठीक है, इसका लेंथ कितना है, ये किस चीज़ से बना है, और इसका जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, इस तीन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर PYQ है, सारा तो PYQ ही है। आ गया तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है कि यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर ही लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। एक यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर का बच्चों लेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से। कहने का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सर 1/A हो जाएगा। ए से यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है, ये जो है तुम्हारा करंट वाला वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, एम्पेयर वगैरह। ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जब इक्वेशन 1 और 2 को जब तुम कंबाइन करोगे तो आर इज तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अगेन सर ये तो इसको तो टपका देते हैं हम लोग और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसका नाम होता है सर रेजिस्टिविटी। तो आर इज इक्वल टू रो L/A होता है, ठीक है ना। रो जो होता है रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी। हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी आपकी अलग होगी, ठीक है ना, हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी आपकी अलग होगी। आपका लेंथ के तो रेजिस्टेंस, आपका लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी कम होगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी कहते कम होगी। अब देखो तुम्हारा क्या है, R इक्वल टू रो L/A। अगर हम इसको रेजिस्टिविटी हम लोग कहते हैं, अगर ये फाइंड करना चाहें तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, R इंटू ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाई L। देखो रेजिस्टिविटी की बात करें बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा, तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा। एरिया ऑफ क्रॉस नहीं, तुमसे पूछेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, हाँ इंक्रीज होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो रहा है तो क्या रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, यस सर होगा। और आपका नहीं, आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। और दूसरा पूछेगा आपसे लेंथ इंक्रीज हो रहा है, क्या उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, नहीं सर नहीं होगी। इस फार्मूला देख के तुम लोग आंसर सारा करोगे एग्जाम में, ठीक है ना, रट के नहीं जाओगे, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, दूसरा कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे, जब तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी सर। जब हमारा आर से क्या हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस, जब इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी सर। और आपका जो है लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, और रेजिस्टिविटी आपकी डिक्रीज होगी तो लेंथ आपका इंक्रीज करेगा। तो ये आपका रेजिस्टिविटी से निकाले। इसी तरह ये जो है रेजिस्टेंस से निकालते हैं, तो आपका रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, रेजिस्टिव बढ़ेगा, ऊपर में है ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। आपका लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और आपका एरिया बढ़ेगा तो बच्चों रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। एरिया बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो आपका जो है क्या घट जाएगा, आपका रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो दोनों को फार्मूला जो है एक ही फार्मूला से तो दाएं बाएं करके निकाल लिए, और इस हिसाब से तुम बोर्ड में आराम से कर सकते हो, ठीक है ना, रटने का ज़रूरत इसको नहीं है। जैसे मैं बताया इस तरह से दिमाग लगाओ और कर लो। आगे आओ, इसके बाद बताते हैं तुम लोग को। हाँ तो यहाँ पे जो है तुम्हारा आ गया, रो जो होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी होता है और उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये किसी भी मटेरियल ऑफ कंडक्टर का SI यूनिट रेजिस्टिविटी का ओम होता है बच्चों। और इसको जो है हम लोग कैरेक्टरिस्टिक, तो याद रखना रेजिस्टिविटी द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आपका मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है। अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग होगा बच्चों। और मीटर और एलवाई, मीटर और एलवाई की बच्चों बहुत कम रेजिस्टिविटी होती है, बहुत कम रुकावट पैदा करता है बच्चों। इसका रेंज जो होता है 10 इंटू -8 मीटर से तुम्हारा 10 इंटू -6 ओम मीटर होता है, ठीक है ना।
या इसीलिए जो है ये जो होता है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी की। तो अगला क्वेश्चन जो आएगा वाई मेटल एंड एलॉय आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन द आंसर इज द देयर रेजिस्टिविटी इज स्लाइट वेरी वेरी लो। ठीक है ना, इस ऑर्डर को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी दिमाग में रखना 10 का पावर -8 और 10 का पावर -6 के बीच में होता है। आ गया। इसी तरह इंसुलेटर की बात करें, जैसे कि रबर और गिलास की इंसुलेटर है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी जिस मटेरियल से बना है बच्चों उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है। उसका ऑर्डर क्या है 10 का पावर 12 टू 10 का पावर 17 ओम मीटर। ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी मटेरियल ऑफ अ मटेरियल वेरी विथ टेम्परेचर। तो एक और चीज़ याद रखना कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो तुम्हारा रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी में जो उतार चढ़ाव आ सकता है। ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से रेजिस्टेंस में उतार चढ़ाव आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, आ गया। रेजिस्टिविटी एलवाई का जो होता है बच्चों, एलवाई की रेजिस्टिविटी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल की। तो एलवाई जानते हो कि मिक्सचर ऑफ मेटल होता है, एलवाई होता है ना, हाँ यस सर होता है। तो जिस मिक्सचर ऑफ मेटल से बना होगा एलवाई, एक समझो कि एक एलवाई का घर लिए बहुत सारे मिक्सचर ऑफ मेटल से बना हुआ, ठीक है, तो उसमें से एक समझो कि मेटल हम लोग निकाल लिए, उसकी रेजिस्टिविटी चेक किए और पूरे एलवाई की चेक किए, तो एलवाई की रेजिस्टिविटी क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल से। जिस मटेरियल से बना होगा, अलग अलग मटेरियल से बना होगा, उसमें से कोई एक उठा लिए और एलवाई जो है से कर लिए, उस एक मेटल का और पूरे एलवाई में बाकी सब मेटल है उससे, तो हमेशा जो है एलवाई की रेजिस्टिविटी आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, आ गया। एलवाई जो है ऑक्सीडाइज नहीं करता है जब उसको हम लोग जलाते हैं। ऑक्सीडाइज कब करें, बर्न करते हैं। ठीक है ना, हाई टेम्परेचर पे भी। इसी रीजन के वजह से उसको हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज। तो तुमको अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे बोर्ड में, आया भी हुआ है प्री बोर्ड में, पिछले साल आया था। ठीक है ना, एक जगह, तो वाई एलवाई आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो तुम लिखोगे एलॉय ऑक्सीडाइज नहीं करता हाई टेम्परेचर पे भी, हाई टेम्परेचर पे भी एलॉय ऑक्सीडाइज नहीं करता है। ठीक है ना, इसी रीजन के वजह से इसको जो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस जैसे कि आयरन और टोस्टर में। इसी तरह टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन तुम्हारा कहाँ यूज़ होता है बच्चों, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब पढ़ते हुए आ रहे हो। और कॉपर और अल्मोनियम को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन में। अगर ये तुम्हारा रेजिस्टिविटी का टेबल दिया है, तुमको याद कहाँ गया, तुमको रेजिस्टिविटी का जो है टेबल दिया है, अगेन तुमको इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डाटा तुमको दिया रहेगा। ये जो है तुम्हारा क्वेश्चन है, हाउ मच करंट इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ करेगा 220 वोल्ट सोर्स है। कितना करंट इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी तुमसे क्या पूछा, करंट मतलब आई पूछा, तुमको क्या दिया हुआ है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, बल्ब का क्या दिया है तुमको, क्या दिया बल्ब का, सर बल्ब का दिया है तुमको रेजिस्टेंस दिया है। ठीक है ना, फिलामेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दिख रहा है इतना, तुमसे पूछा करंट। तो आई क्या होता है तुम्हारा, V इक्वल टू आई आर, तुम ऐसे ही याद रखो। और तो तुम्हारा आई क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू वी बाई आर। वोल्ट तुम्हारा कितना गया है, 220 वोल्ट दिया है सर, और तुम्हारा रेजिस्टेंस दिया है 1200, ठीक है ना, ओम दिया है। ठीक है ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आंसर देख के छाप देना, तुम लोग तो सॉल्व करना पूरा, हम तो देख के छाप दे रहे हैं, कैलकुलेशन तुम लोग करते रहना। इतना एम्पेयर इसका आंसर हो, 0.18 एम्पेयर आंसर हो जाएगा। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर को वाइल ड्रॉ 220 सोर्स के, दोनों का सोर्स सेम ही है 220, अगर रेजिस्टेंस जो है 100 है, रेजिस्टेंस दिया है तुमको। अब तुम्हारा इलेक्ट्रिकल हीटर, तो फॉर इलेक्ट्रिकल हीटर ऐसे करके एग्जाम में तुम लोग को तो लिखने मैथ में आता ही होगा, तो इसकी अगर बात करें तो तुम्हारा आई इक्वल टू वी बाई आर, वोल्ट उतना ही है तुम्हारा 220 वोल्ट। ठीक है, और तुम्हारा जो है यहाँ पे करंट तुम्हारा रजिस्टर जो है जिसके रेजिस्टेंस जो है तुम्हारा 100 ओम है, कट जाएगा ये, और तुम्हारा 2.2 एम्पेयर आंसर आ जाएगा। एम्पेयर है ये, एम्पेयर। ठीक है, तो ये तुम्हारा दोनों सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, आ गया बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको जो है डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर एमसीक्यू में आ गया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो दो टर्मिनल के बीच में बच्चों इलेक्ट्रिक हीटर के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 60 वोल्ट है। ठीक है ना, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पेयर, जब करंट 4 एम्पेयर है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, 60 वोल्ट है। कितना करंट होगा बच्चों जब पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर देंगे 120, पोटेंशियल डिफरेंस जब 60 है तो 4 एम्पेयर करंट है, 120 होगा तो कितना होगा। तो तुमको ओम्स लॉ से मालूम है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी यहाँ पे तुम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हो 60 है, यहाँ पे 120 है, यानी डबल किए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे तो करंट भी डबल होगा, डायरेक्ट आंसर तुम्हारे पास आ गया। अगर पहले 4 एम्पेयर है तो अभी हमारे पास 8 एम्पेयर होगा। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखा तुम लोग आराम से टिक मार के MCQ में निकल जाओगे, लेकिन बच्चों जब तुम्हारा थ्योरी पेपर सब्जेक्टिव में जब आ गया तो तुम उसको सॉल्व करोगे बैठ के। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिखोगे, वी आर गिवन ये, ठीक है ना, उसके बाद अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर इक्वल टू वी बाई आई वैल्यू डालोगे, और आप सबसे पहले तुम लोग निकालोगे रेजिस्टेंस। ठीक है ना, देखो
अगले में पूछ रहा है तुमसे व्हाट करंट विल हीटर ड्रॉ। तुमको रेजिस्टेंस का डाटा नहीं दिया है, तो पहले वाले डाटा से तुम लोग रेजिस्टेंस निकालोगे, उसके बाद देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, V दिया है 60 वोल्ट और तुम्हारा I दिया है 4 एम्पेयर। सबसे पहले हम ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू V बाई आई होता है, तो ये 60 बाई आपका 4 होगा, 60 वोल्ट बाई 4 एम्पेयर। तो रेजिस्टेंस तुम्हारा कितना हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। अगला पूछा क्या करंट तुम्हारा 120 वोल्ट के इससे आएगा करंट। तो दूसरे वाले में करंट का फॉर्मूला जब तुम लगाओगे तो I इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा। तो तुम्हारे पास तो ये जो वोल्ट जो है 120 वोल्ट दिया, लेकिन तुम्हारे पास रेजिस्टेंस नहीं था। अब रेजिस्टेंस पहले वाले से हम लोग निकाल लिए, पहले वाले डाटा से रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लिए। तो इसी तरह जो हम लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो बाई आपका 15 ओम काटोगे तुम्हारा 8 एम्पेयर हो जाएगा, तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस में लेंगे आगे। अगेन ये जो एरिया वेरिया वाला है, ठीक है ना, तो ये तुम लोग करो, ईजी है। इसमें फार्मूला क्या लगाओगे तुम लोग, आर इक्वल टू रो मतलब रेजिस्टिविटी L बाई ए, ठीक है ना। ये डाटा दिया होगा या फिर पीछे से देख लेना, ठीक है। फिर लेंथ का डालोगे, इसको देखो लेंथ डायमीटर तुम्हारा जो है मीटर में दे दिया, मिलीमीटर में दिया था, तुमको मालूम मीटर में लेना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ तुम लोग कर सकते हो, डिग्री उग्री से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे आओ, तुम्हारा एक वायर है, गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। What would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and cross section area 2 है। तुमको मालूम है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी L बाई ए। तुमको मालूम है लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तुम्हारा जब लेंथ L है और तुम्हारा क्रॉस सेक्शन A है, तुम्हारा जो करंट जो आ रहा है वो कितना, रेजिस्टेंस जो आ रहा है 4 ओम आ रहा है, ठीक है। देखो एक ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तुमको MCQ में दिया तो इससे सॉल्व हो जाएगा। अगर तुम लोग सबसे पहले केस में क्या किए, अगले में क्या पूछा तुमसे, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम लेंथ। लेंथ आधा हो गया बच्चों, लेंथ अगर आधा हो गया, अगले देखो L बाई 2 हो रहा है, तो रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसी तरह अगर क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ आधा होगा तो रेजिस्टेंस भी आधा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बढ़ जाता तो बढ़ जाता, ठीक है। इसी तरह अगला जो तुमसे पूछा वो जो है तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी जो है आपका डबल से रेजिस्टेंस भी जो है आधा हो जाएगा, तो ये आधा होकर आपका 1 ओम हो जाएगा। तो आंसर डायरेक्ट ऐसे ही तुम्हारा निकल जाएगा। लेकिन तुम लोग एग्जाम में सॉल्व करोगे तो R1 जो होगा तुम्हारा रो L बाई ए इक्वल टू 4 ओम, तो R2 जो है, R2 में जब वैल्यू डालोगे, R1 तो डायरेक्ट तुम यहाँ पे डाल के 4 ओम ये वाला डालोगे, R2 जब निकालोगे तो वहाँ पे तुम लोग रो डालोगे, लेंथ तुम्हारा L बाई 2 दिया है बाई ये 2 एम्पेयर दिया है, ठीक है ना। जब सॉल्व करोगे तुमको मालूम है ये भी डिनोमीटर में चला जाता है, तो L बाई 4A हो जाएगा, L बाई 4A इंटू रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 1/4, R2 इक्वल टू 1/4 R1 हो गया, ठीक है ना। और तुम्हारा R2 कितना है, R2 कितना, R1 कितना है, तो R2 इक्वल टू 1/4 पहले के रेजिस्टेंस कितना था बच्चों, पहले का रेजिस्टेंस 4 ओम था, इंटू 4 ओम काटोगे तो तुम्हारा 1 ओम आंसर आ जाएगा, सॉल्व हो गया। आगे चलो, आगे ये सारा जो हम लोग अभी थ्योरी में कवर कर चुके हैं, ठीक है ना, थ्योरी में सारा कुछ कवर कर चुके हैं। आगे और रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम, रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर। तो आपके पास अब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा बच्चों, कभी भी जो ये रजिस्टर है, ये क्या है रजिस्टर, हर रजिस्टर के पास अपना रेजिस्टेंस होगा, वोल्ट मीटर के पास भी अपना रेजिस्टेंस होगा, एम मीटर के पास भी अपना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं, एम मीटर का रेजिस्टेंस तुमको दिया रहेगा तो उसको भी सीरीज पैरेलल लेकर करोगे। जब तुम्हारे पास एम मीटर है तो उसको हमेशा किस में लगाओगे, सीरीज में लगाएंगे सर, अभी कर लोगे सीरीज पैरेलल। और तुम्हारे पास और वोल्ट मीटर है तो उसको हमेशा उसको किस में लगाओगे, पैरेलल में। तो हम लोग पहले बात करते हैं बच्चों सीरीज़ की, इसकी सीरीज़ की। तो ये जो इस डिज़ाइन में तुमको दिख रहा है लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, या फिर यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे एक रहता है, कि यहाँ पे रहता है, तो ये तुम्हारा किस में है, सीरीज़ में। एक यहाँ पे रहता है, एक यहाँ पे रहता है, तो ये तुम्हारा किस में है, सीरीज़ में है, ठीक है। तो क्या करोगे तुम लोग, क्या करोगे, तो सीरीज़ में जब होता है तो एक बात तुमको हम पहले बताते हैं क्या होता है। सीरीज में होता है, हम लोग रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, तो क्या होता है बच्चों, समझो कि इस सर्किट में, ये जो सर्किट है तुम्हारे पास, इस सर्किट में 4 एम्पियर का करंट जा रहा था जब 3 रजिस्टर लगा हुआ था, 3 रजिस्टर लगा हुआ था, ठीक है ना। उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा तो 4 एम्पियर का करंट जा रहा था। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इस 3 रजिस्टर को उठा के फेंक देंगे और एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसको लगाने के बाद भी जो है हमारे पास कितना, 4 एम्पियर का करंट
फॉलो होना चाहिए, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे आओ, सीरीज में जो होगा आपको जब रेजिस्टेंस निकालना होगा तो आप सारे रेजिस्टेंस को R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दोगे। इसी तरह R4 चौथा रेजिस्टेंस भी होगा तो इसको जोड़ दोगे, तो इसको ऐसे करके हम लोग Rn लिख देते हैं। यानी 4 रेजिस्टेंस है तो R1 R2 R2 R1 R2 R3 R4 को जोड़ दोगे, 5 है तो R1 R2 R3 R4 R5 को जोड़ दोगे। ईजी है, सीरीज में जब होगा इस तरीके से आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तुम्हारा क्या है बच्चों? बैटरी है। ये तुम्हारा स्विच है, ठीक है। स्विच क्या है? ये क्लोज्ड है। आ गया। ये तुम्हारा क्या है? एमए मीटर है, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या है? एमए मीटर है। ये तुम्हारा स्विच क्लोज है, देख लो। आ गया हो, थोड़ा हम भी कन्फ्यूजन में आ गए थे बच्चों। तो ये तुम्हारा स्विच क्लोज है, तो ऐसे हुआ है तुम्हारा सीरीज में लगा हुआ। आ गया हो। और एक और बात तुमको याद रखना है, सीरीज में है तो इसका करंट जो होता है, करंट जो इसमें जा रहा है, करंट जो होता है सेम होता है, ठीक है ना। यानी जो करंट यहाँ पे आ रहा है, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो करंट यहाँ पे आ रहा है वही करंट यहाँ पे भी आएगा और वही करंट तुम्हारा यहाँ भी आएगा। यानी सीरीज की जब बात करेंगे तो करंट सेम होगा, ठीक है। करंट क्या होगा तुम्हारा? सेम होगा। रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ोगे और फॉर्मूला क्या लगाओगे तुम लोग करंट वगैरह? तो V इक्वल टू आई आर ही लगाओगे तुम लोग। V इक्वल टू आई आर लगाओगे। तुम्हारे पास तीन ये है, तीन रेजिस्टेंस है, तो तुम लोग निकालोगे टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस या फिर क्या कहते हैं इसको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब सीरीज में होगा तो तुम लोग सबको सीधे सीधे जोड़ दोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 या फिर जितना होगा उसको जोड़ दोगे, ठीक है ना। इसी तरह अगर तुम्हारे पास दो रेजिस्टेंस है, समझो कि ये दोनों है तुम्हारे पास बस, तो इसका जो एक फॉर्मूला याद रखना, जब दो रेजिस्टेंस है तो R क्या हो जाएगा तुम्हारा? R जो होगा R1, R जो हो जाएगा तुम्हारा, दो रेजिस्टेंस है तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2। जब दो होगा तो इस तरह से लाइट में भी हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। R1 R2 बाई R1 प्लस R2 डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। तीन वाला जो है आराम से सॉल्व करके निकाला जाएगा। इसके बाद कभी कभी सीरीज, कभी कभी जो है रजिस्टर जो है पैरेलल में लगा हुआ है। यहाँ देखो ये जो एक दूसरे के ये पैरेलल लगा है, देखो देखो ये वोल्ट मीटर जो है यहाँ पे पैरेलल में लगा हुआ है, देखो एनसीईआरटी बोला था ना। और तुम्हारा एमए मीटर देखो सीरीज में लगा हुआ है। तो क्या होता है, ये पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है ना। इसको पैरेलल में मत ले लेना दाएं बाएं। तो क्या करते हैं हम लोग, जब रेजिस्टर खूब सारा लगा रहता है तो आपका सीरीज में है तो तीनों को उठा के फेंकेंगे, कोई ऐसा रेजिस्टर लगाएंगे जिससे करंट अभी भी उतना ही दौड़ेगा, नाम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी तीनों का रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। और इसी तरह पैरेलल में होगा तो ये तीनों का जो हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों को उठा के फेंकेंगे बच्चों और नया लगा देंगे। नया लगे, समझो कि ये तीनों था तो इसमें 4 एम्पियर करंट जा रहा था, इसको उठा के फेंके और नया एक सिर्फ लगा देंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे ऐसा जिससे अभी भी करंट कितना है? 4 एम्पियर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ करते हैं, इसको बस समझाने के लिए, क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो जब पैरेलल में होता है बच्चों, जब पैरेलल में होता है तो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? कैसे फाइंड करते हैं? तो R जो हो जाएगा आपका R T भी कर सकता है, R टोटल इक्वल टू 1 बाई R1 1, अरे इसको 1 बाई में लिखते हैं, 1 बाई R टोटल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, इस केस को ले रहे हैं तो 1 बाई R3 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 बाई 1 बाई R3 हो जाएगा, ठीक है। अरे R1 R2 यहाँ पे नहीं बताना था बच्चों, ये जो है पैरेलल में काम आता है। सीरीज में तो डायरेक्ट ना जोड़ते हैं हम लोग, सीरीज में डायरेक्ट जोड़ रहे हैं तो ये काम नहीं आता है। पैरेलल में, पैरेलल में देखना कभी कभी पैरेलल में जो है कभी कभी तुम्हारे पास दो जब रेजिस्टेंस रहेगा, जब दो रेजिस्टेंस रहेगा तुम लोग डायरेक्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तुम लोग क्या करोगे? R1 प्लस R2 बाई R1 इंटू R2 होगा जी, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद जो है तुम लोग उसमें करंट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे। उसके बाद तुम लोग V इक्वल टू आई आर निकालोगे। कब बच्चों? जब तुम्हारे पास मल्टीपल होगा, एक से ज़्यादा जब तुम्हारे पास रजिस्टर होगा, एक होगा तुम लोग तो उसका सिर्फ रेजिस्टेंस मान के आराम से निकाल लोगे V इक्वल टू आई आर। लेकिन तुम्हारे पास एक से ज़्यादा होता है तो ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं। लेकिन इस फार्मूला को लगाने से पहले जब एक से ज़्यादा है तो तुम लोग देखोगे वो सीरीज़ में है या फिर पैरेलल में है। सीरीज़ में है तो डायरेक्ट तुम लोग रेजिस्टेंस को, सारे रेजिस्टेंस को जोड़ देना बच्चों,
और उसके बाद जो है उस रेजिस्टेंस का वैल्यू इस फॉर्मूला में डाल देना, ठीक है ना, तीनों को जोड़ के जो आएगा। इसी तरह पैरेलल में है तो तीनों को जोड़ देना इसी हिसाब से बटा में, ठीक है ना, और इसको उल्टा करके लिख देना। जैसे तुम्हारा बटा में 3/7 आ गया, ठीक है ना, ये भी तो देखो नीचे है, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 7/3 हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखना, यानी 1/2 होगा तो आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2/1 यानी 2। तो V = IR इसके बाद लगाओगे। रजिस्टर इन सीरीज, इस सब का जो अब जरूरत हम लोग को है नहीं, सारा कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। V = IR ये सब देखने का ज़रूरत हम लोग को नहीं है, ठीक है। वैसे इस पर अगर डेरिवेशन वाला क्वेश्चन आता होगा तो प्रैक्टिस सेशंस में हम लोग देखेंगे। आ गया वी कंक्लूडेड, हटाओ। आओ क्वेश्चन पे, एन इलेक्ट्रिक लैम्प जिसका रेजिस्टेंस तुम्हारा 20 ओम है। इस इलेक्ट्रिक लैम्प, देखो हम बोले ना तुमको बल्ब वगैरह का क्या होगा रेजिस्टेंस होगा, इसका क्या है ना 20 ओम है। देखो इसका जो है हम लोग ये कम कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं, तुम्हारा 20 ओम है, ठीक है। और कंडक्टर जो है ये, कंडक्टर का जो है ये 4 ओम है, ठीक है, 4 ओम ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये तुम्हारा पूरा क्या है कंडक्टर है, इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना बच्चों यहाँ पर लगा हुआ 4 ओम, और जो बल्ब लगा उसका रेजिस्टेंस तुम्हारा 20 वोल्ट है। तुमको कैलकुलेट करना है बच्चों टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस करना है। तो इसका और इसका तुम लोग रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो तुम बच्चों देखो ये जो है लाइन बाय लाइन है, तो ये किस में तुम्हारा सीरीज में है। तो आर रेजिस्टेंस, तुम लोग अंग्रेजी में ऐसे ना लिखोगे, उतना समय चला जाता है बच्चों, इसीलिए शॉर्टकट चलते हैं हम लोग। टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, टोटल रेजिस्टेंस क्या लिखोगे तुम्हारा इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, R1 + R2 लिख दो ऊपर, R1 + R2 कितना हो जाएगा भाई 20, ठीक है ना, ब्रैकेट में ओम लिख देते हैं, 24 ओम हो गया, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, अब उसका तुमको करंट बताना है सर्किट में, सर्किट में कितना करंट है। तो अब टोटल रेजिस्टेंस हम लोग जब निकाल लिए बच्चों तो इस दोनों को उठा के हम लोग फेंक दिए और एक तुम्हारा 24 ओम का यहाँ पे रेजिस्टर लगा दिए, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस तुम्हारा 24 ओम है। तो अब तुमको करंट बताना है सर्किट में, तो अब देखो उसके बाद हम लोग करंट निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस निकालने के बाद करंट क्या होता है V = IR होता है, ठीक है। तो V कितना दिया हुआ तुम्हारा, V कितना दिया है, V दिया है क्या, हाँ V यहाँ तो तुमको दिया है 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट दिया है V, और तुमको करंट निकालना है, तुम्हारा रेजिस्टेंस आया 24 वोल्ट। देखो इससे ये कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, तो करंट तुम्हारा कितना आ गया 1/4 एम्पियर, यानी 0.25 एम्पियर तुम्हारा करंट आ गया, ठीक है, इजी एकदम। इसके बाद तुमसे जो पूछेगा वो पूछेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प और कंडक्टर, इस इलेक्ट्रिक लैम्प के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो तुमको मालूम है कि सीरीज़ में जो है, सीरीज़ में बोले थे ना करंट चेंज नहीं होता, करंट सेम होता है, तो यहाँ भी उतना ही करंट होगा, यहाँ भी उतना ही करंट होगा, यहाँ से भी निकल गया तब भी उतना ही करंट होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा क्या होगा सेम नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तुमको किसमें, पैरेलल में। तो पैरेलल में तुमको बोलेगा करंट निकालने के लिए हर एक रजिस्टर के अलॉन्ग, उसका भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में वो करेंगे। तो यहाँ पे तुमको इसीलिए तुमको क्या बोला है निकालने के लिए, क्या बोला निकालने के लिए, तुमको बोला पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, मालूम है उसको अलग आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, V = IR, करंट तो सेम रहेगा तो अलग करंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट हमारा 0.25 एम्पियर आया था, करंट सेम होता है सीरीज़ में। और तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, अगर हम लोग इस बल्ब की बात करें, पहले बल्ब का पूछा है, बल्ब का रेजिस्टेंस 20 एम्पियर था बच्चों, इससे डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है ना, यह एम्पियर तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में कैलकुलेट होता है। इसी तरह दूसरे तुम्हारे सर्किट वाले कंडक्टर के लिए, ठीक है ना, इससे के लिए V = IR, I जो हमारा 0.25 आया था, अगेन सीरीज़ में जो है तुम्हारा करंट सेम होता है बच्चों, और तुम्हारा जो इसका रेजिस्टेंस जो था 4 ओम था, 4 ओम, तो ये तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट आ जाएगा। तो तुम्हारे पूरे इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट है। आ गया तो तुम्हारा दोनों जो है बन गया क्वेश्चन, आ गया सॉल्यूशन, तो देखते रहना उसके बाद। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हम लोग, हाँ इसको जो हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, प्रैक्टिस सेशंस में करेंगे, ठीक है ना, सारा यहीं पे करा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद इस वाले इस पे अभी हम लोग को भेजेगा, तो अभी लिख लेते हैं। ये जो हमारा 5 ओम था, ये हमारा 10 ओम था, ये हमारा 30 ओम था। देखो क्या पूछ रहा है, तो ये सारा कुछ तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। तुमको बस पहले जैसे मैं बताया तुमको रेजिस्टेंस निकाल लोगे, उसका आराम से V = IR के फार्मूला डाल में वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला डाल के निकाल लेना, ठीक है ना। हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं ना, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं फोड़ना है, ठीक है ना, नहीं तो गुमराह हो जाओगे।
सर्किट डायग्राम तुमको 11.10 पीछे वाला जो बोले थे ना उसी में क्या निकालना है, रजिस्टर R1 है, R2 है, R3 है, जिसका 5, 10 और 30 तुम्हारा क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, विच हैव बीन कंसिडर्ड टू अ बैटरी कितना है तुम्हारा 12 वोल्ट का बैटरी है। तुमको करंट निकालना है हर एक रजिस्टर के। देखो यहाँ तुमको पैरेलल दे दिया है तो करंट पूछा है, उसको मालूम है करंट सेम नहीं होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछा है। उसके बाद तुमसे टोटल करंट पूछ रहा है, सर्किट में टोटल कितना करंट है। उसके बाद तुमसे पूछा है टोटल सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, टोटल यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो तुमको क्या बोला, इस वाला कहाँ गया फिगर, हाँ ये फिगर, इस फिगर तुमको दे दिया। अब पूछ रहा है कि हर एक रजिस्टर के अलोंग कितना तुम्हारा क्या है, क्या पूछ रहा था, कितना है करंट, कितना है करंट सेम नहीं होता है पैरेलल में। देखो ये पैरेलल में लगा हुआ है, देखो ये वोल्ट मीटर भी पैरेलल में लगा है। तुम निकालोगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ही ना पूछा था, करंट पूछा था, आई किसके अक्रॉस, एल और एम के अक्रॉस पहले। तो आई इक्वल टू वी बाई आर होता है, तुमको मालूम है, ठीक है, क्योंकि वी इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है ना। तो तुम्हारा बैटरी जो था 12 वोल्ट का है, सब में 12 वोल्ट होगा बैटरी तुम्हारा। ये बैटरी कितना वोल्ट का है, लिख लो 12 वोल्ट का है। तो तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना है, फर्स्ट एल और एम का रेजिस्टेंस 5 ओम दिया हुआ है, पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो कुछ आएगा तुम्हारा, ठीक है ना, पीछे जो है डिसमल में तुम्हारा कुछ आएगा, इसको सॉल्व कर लेना। इसी तरह अगर करंट हम लोग निकालना चाहें इस पी और क्यू के बीच में, तो अगेन पी और क्यू के बीच में करंट क्या होगा, वी बाई आर होगा सर। तो तुम्हारा 12 वोल्ट का ही बैटरी होगा और ये तुम्हारा 10 वोल्ट, तो ये जो तुम्हारा आ जाएगा 1.2 एम्पीयर, ये तो हमसे सॉल्व हो जाएगा तुरंत, ठीक है ना। इसी तरह करंट क्या होगा एस और टी के बीच में, वी बाई आर ही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही होगा, और तुम्हारा रेजिस्टेंस 30 एम्पियर। अगेन इसको सॉल्व करके निकाल लेना, आगे डाटा देख के हम तुमको आंसर बता देंगे, ठीक है। इसके बाद टोटल तुमसे करंट पूछा था, क्या टोटल करंट पूछा था, टोटल करंट। तो टोटल करंट में क्या होगा, इसका जो करंट आएगा, ठीक है ना बच्चों, और इसका जो करंट आएगा, इसका जो करंट आएगा, यानी I1 जो आएगा, या फिर लिखो आई एल एम प्लस आई पी क्यू, ठीक है ना, प्लस आई एस टी, ठीक है ना, या फिर I1 I2 I3 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जोड़ के जो आएगा आंसर उसको लिख लोगे, तुमको हम आगे दिखा देते हैं इसी के सॉल्यूशन से। देखो पहला जो है 2.4 वोल्ट आया था, सीधे यहाँ देखो, तो तुम्हारा पहला जो आएगा 2.4 वोल्ट आएगा, दूसरा 1.2 आया था हम लोग, दूसरा 0.4 आएगा। तो जब सबको जोड़ोगे तो 4 एम्पियर तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो पूछा था टोटल सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, तो तुमको मालूम है कि पैरेलल में लगा हुआ है, तुम लोग देख सकते हो, दिखाना पड़ता है, ये देख सकते हो पैरेलल में लगा है। तो पैरेलल में लगा होता है तो 1 बाई आर इक्वेलेंट, या फिर आर टोटल लिखना तुम लोग, आर टोटल इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, क्या हो जाएगा 1 बाई 5 प्लस 1 बाई तुम्हारा कितना होगा 10 प्लस 1 बाई 30। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास क्या आएगा, सॉल्व तुम लोग करना, लेकिन ये नहीं कि मेरे जैसा स्क्रॉल कर लोगे, तो तुम्हारे पास 1/3 आएगा, यानी 1 बाई आर टी यानी टोटल इक्वल टू 1/3। तुमको मालूम है नीचे है तो ऊपर कर दोगे तो आर टोटल जो है तुम्हारा कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। आंसर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। आगे आओ, ये तो बहुत मस्त है, तुम्हारा सीरीज और पैरेलल मिला के दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मजा आएगा हम लोग को, ठीक है। तो तुमको फिगर 11.2 में इस फिगर की बात कर रहा है बच्चों, 10 ओम है R1, R1 कितना है 10 ओम, और तुम्हारा R2 कितना है 40 ओम, 40 ओम। अच्छा तो एक काम करें बच्चों, ये दोनों तुमको पैरेलल में दिख रहा है, अभी इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिए सर, निकाल लीजिए, ठीक है। तो अच्छा शॉर्टकट वाला फार्मूला R इक्वल टू 2 वाला है सर, R1 R2 बाई R1 प्लस R2 वाला सर लगाएंगे तुरंत निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा ऊपर वाले को मल्टीप्लाई 10 इंटू 40 बाई 10 प्लस 40, 10 प्लस 40 है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 400 बाई 50, कट गया 8। यहाँ पे जो तुम्हारा 8 टोटल जो आया, यहाँ पे तुम्हारा 8 जो है आया, 8 ओम आया, ठीक है ना, 8 ओम आ गया। इसी तरह आगे लिखा है R3 R4, और ये इसको कैलकुलेट करो। अच्छा सर ये भी पैरेलल में दिख रहा है, इसको हम तुरंत निकाल लेंगे। 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 प्लस 1 बाई R5, ठीक है ना, इक्वल टू 1 बाई R टोटल, नीचे वाले का R टोटल डैश लगा देना ऊपर, ठीक है।
इसको सॉल्व करेंगे सर तो कुछ हमारा जो आंसर जो आएगा, जब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे, यहाँ पे लिखते हैं 1 बाई कितना है 30 20 60, 1 बाई 30, 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 60, ठीक है ना, इक्वल टू 1 बाई आर डैश टी, ठीक है। जब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा जो है 1 बाई 10 आएगा, ठीक है ना, 1 बाई आर टी इक्वल टू 1 बाई 10। तो इसको जब उल्टा करोगे तो आर टी कितना हो जाएगा तुम्हारा, सॉल्व करोगे, देखो ना यहाँ पे आंसर दिया है इस वजह से वहाँ से देख के छाप रहे, ठीक है, सॉल्व नहीं करना पड़े हमको, समय चला जाएगा 10 ओम। तो इसको जब सॉल्व करोगे इस तरह से, ये तुम्हारा 10 ओम होगा इस ये रेजिस्टेंस, यानी तीनों को हटा के एक 10 ओम का हम लोग क्या लगा देंगे, रजिस्टर लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पे जो हम लोग पैरेलल में सॉल्व किए हैं, इस दोनों को हटा के हम लोग एक ओम का रजिस्टर लगा देंगे। अब तुमसे पूछ रहा है कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका हम लोग कैलकुलेट कर लिए 8 और इसका कैलकुलेट कर लिए रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट इक्वल टू तुम्हारा 8 प्लस 10 इक्वल टू 18 ओम। आंसर कंप्लीट। आगे पूछेगा करंट, तुमसे पूछा करंट कितना फ्लो होगा सर्किट में, करंट कितना होगा, अरे कहाँ चला गया, आगे तुमसे पूछा करंट कितना फ्लो होगा, तो आई इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है सर। तो V कितना दिया हुआ है देखना पड़ेगा सर, 12 वोल्ट दिया हुआ है V, तो 12 लिखेंगे। और तुम्हारा करंट रेजिस्टेंस कितना होगा सर, टोटल रेजिस्टेंस 18 आया था, तो इस दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे सर। तो डिवाइड करके कितना आता है, ये जो हमारा 2/3 आएगा, और 2/3 को हम लोग मैथ में जो लिखते हैं 0.67 लिखते हैं शायद। और सर करंट की बात कर रहे हैं तो आगे हम लोग एम्पियर लगा देंगे, बात ख़त्म, ठीक है। ख़त्म हो गया ये क्वेश्चन भी तुम्हारा सॉल्व्ड। आगे चलो, ये जो क्वेश्चन पे आँख वाँख हम डाले नहीं हैं, ठीक है ना, लेकिन प्रैक्टिस सेशंस में हम लोग ले लेंगे, ठीक है। ऑलरेडी जो है 57 मिनट होने वाला है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, तेजी में समाप्त करते हुए निकलेंगे इसको हम लोग। एक बैटरी या सेल के पास क्या होता है, सोर्स होता है इलेक्ट्रिक, बैटरी या सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो होता है सोर्स होता है। और जो केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ भी लिखा था, देखिए ध्यान नहीं दिया मैंने, केमिकल रिएक्शन जो होता है सेल के अंदर, वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स दो टर्मिनल के बीच में, एक टर्मिनल पॉजिटिव एक निगेटिव, सेट द इलेक्ट्रॉन इनटू, इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाता है वो, और करंट को फ्लो कराता है किसके थ्रू, रेजिस्टर के थ्रू, और सिस्टम ऑफ रेजिस्टर के थ्रू जो बैटरी में तुम्हारा लगा है, तो वो रेजिस्टर नहीं लगा था जिसका रेजिस्टेंस क्या बोला तुमको, ये जो है तुम्हारा फ्लो कराता है करंट, ये रजिस्टर लगा हुआ है पूरा, करंट फ्लो करा ही रहा है, तभी ना निकाल रहे हैं जी हम लोग। आ गया तो ऑन अदर वर्ड हैंड, इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज प्योरली रेजिस्टिव, that is a configuration of resistor only connected to a battery, the source energy continuously gets dissipated entirely in the form of heat, this is called heating effect of electric current। तुम लोग को करके आना है, ये सारा हम ही करा देंगे। यहाँ पे आगे लिखो व्हाट इज, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए मजाक नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ हम लोग क्या पढ़े, टोस्टर वगैरह का, ठीक है, तो अलॉय का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है ना, हीटिंग वाले डिवाइस में, जैसे कि तुम्हारा क्या था वो, टोस्टर था, आयरन वगैरह था, ठीक है, और अल्मीनियम कॉपर को वायर में, ठीक है, टंगस्टन को बल्ब के फिलामेंट में, ठीक है। हीटिंग दिस इफेक्ट द इलेक्ट्रिक हीटर और आयरन में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद तुमसे जो आएगा अगला क्वेश्चन, देखो इस पर डेरिवेशन आता है शायद, तो डेरिवेशन को प्रैक्टिस सेशन ही में करा देंगे। तुम्हारा पावर आएगा, तो पावर क्या होता है तुम्हारा बच्चों, पावर जो होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर क्या होता है 9th क्लास में तुम लोग पढ़ोगे, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे जो हम लोग पावर लेंगे तो उसमें जो वोल्टेज और तुम्हारा क्या लेंगे, करंट लेंगे, वो किसका लेंगे हम लोग, वोल्टेज और करंट किसका लेंगे बच्चों, ये बैटरी का हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो पावर क्या होता है तुम्हारा V इंटू आई होता है, ठीक है ना, तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस इंटू तुम्हारा करंट होता है पावर, ठीक है ना। अगर बात करते हैं इसको हम लोग दाएं बाएं करने की कोशिश करते हैं बच्चों, तो इसको दाएं बाएं करेंगे तो P इक्वल टू, ठीक है ना, V, और हम लोग करंट को V बाई आर भी लिख सकते हैं, और करंट को हम लोग Q बाई टी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये जो होता है तुम्हारा एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर तुमसे पूछ देगा तो ये वाला फार्मूला लगाओगे। टाइम के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो तुम लोग जो है आई को रिप्लेस कर दो क्यू बाई टी से, तो ये सब जो भेजा इतना चलना चाहिए। तो ये तुम्हारा पावर का फार्मूला हो गया। आ गया स्टेडी करंट आई, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन टाइम टी। अमाउंट ऑफ हीट कितना प्रोड्यूस होगा टाइम टी में, तुमसे पूछेगा अमाउंट ऑफ हीट, तो एच जो प्रोड्यूस होगा वी इक्वल टू तुम्हारा आई इंटू टी, वी इक्वल टू आई इंटू टी तुम्हारा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है इस पर जो हम करा देंगे। इस पर जो डेरिवेशन मैं तुमको तो करा दूँगा, छोटा मोटा है, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेशंस में। तो हीट कितना निकलेगा, हीट प्रोड्यूस जो होगा टाइम टी में वो जो होगा एच इक्वल टू, ये क्या है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये तुम्हारा करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस पी डी, ये तुम्हारा क्या है करंट है, ये तुम्हारा क्या है टाइम। टाइम को किस में लोगे, सेकंड में लेंगे सर। आगे चलो, एच इक्वल टू वी आई टी। इसी तरह अगर ओम्स लॉ इस पर लगाओगे तो तुम्हारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जूल्स, ये जो पिछले साल शायद प्री बोर्ड में डेरिवेशन आया था, जूल्स करा देंगे तुम लोग प्रैक्टिस सेशंस में। जूल लॉ ऑफ हीटिंग, जूल लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो एच तुम्हारा क्या था, वी आई टी था, ठीक है ना। तुम बताओ v को हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं आई आर से। अगर v को आई आर से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे h इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू टी हो जाएगा। देखो इस v को रिप्लेस कर दिए तो h इक्वल टू आई स्क्वायर, ये आई हो गया, आर टी, ये तुम्हारा जूल लॉ ऑफ हीटिंग होता है। कितना इजी है, v ही को तो रिप्लेस किए, ठीक है, एकदम इजी है। जैसे हम लोग इसमें जो है क्या था तुम्हारा पावर में वी आई था, तो वी क्यू टी क्यू बाई टी लिख दे कैसे, तो करंट जो है तुम्हारा चार्ज बाई टाइम भी होता है। आ गया, दिस इज नॉन एज जूल लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है ना। ये लॉ क्या बताता है तुमको, जो हीट प्रोड्यूस होता है किसी भी रजिस्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट के, ठीक है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस ऑफ अ करंट से। यानी हीट प्रोड्यूस जितना तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। और करंट का स्क्वायर जितना तेज़ी से बढ़ेगा उतना तेज़ी से तुम्हारा हीट जो है निकलेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम से, ठीक है ना। आ गया, इन्हें प्रैक्टिकल तो ये सब की ज़रूरत नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं और आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। और इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ कितना, रेट ऑफ इतना, यानी तुम्हारा पावर दिया है एनर्जी, ये जब रेट ऑफ इतना, तो पावर इज अ एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर। तो ये तुम्हारा रेट कितना दिया, पावर दिया है। जब मैक्सिमम पे हीट कर रहे हो तो तुम्हारा 840 वाट का पावर है। जब मिनिमम पे करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम, तो ये तुम्हारा 360 वाट का, एक बार पढ़ ही देते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम। उसके बाद एंड लगाया है, एंड 360 वाट व्हेन हीटिंग एट मिनिमम, and the voltage is 220 volt. What are the current and resistance in each case? करंट और रेजिस्टेंस हर एक केस में क्या होगा। तुमको मालूम है कि वोल्टेज सोर्स 20 वोल्ट, यानी 20 वोल्ट जो वोल्टेज सोर्स है ये तुम्हारे इसके के लिए भी है, ये तुम्हारे इसके के लिए भी है। तुमसे पूछा है करंट क्या होगा, तुमको पता चल गया पावर इक्वल टू वी बाई आई। तुमको रेट एनर्जी एट अ रेट, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो ये तुमको क्या दिया हुआ, पावर, रेट दिया हुआ एनर्जी का, तो यानी पावर की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। तो तुम्हारा पावर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इनटू करंट होता है बच्चों। तो तुमसे सबसे पहले पूछ दिया करंट, तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, करंट इक्वल टू आपका पावर बाई पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को दाएं बाएं करोगे और तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, पावर कितना दिया 840, पहले वाले केस की बात कर रहे हैं जब हम लोग इतना कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इच केस में पूछ रहा है तुमसे, ठीक है ना, तो पहले वाले केस का 840 भाई तुम्हारा पावर सप्लाई 220 वोल्ट का है, इससे ये कटा, ठीक है ना, इससे भी ये कितना में कटेगा देखो यहाँ पे। तो ये तुम्हारा जो आंसर आएगा 3.82 एम्पियर आ जाएगा, तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे। दूसरे केस की बात करें तो वहाँ भी अगेन करंट इक्वल टू पी बाई वी होना चाहिए बच्चों, और तुम्हारा जो वहाँ पे पावर था 360 था, 360, लेकिन और तुम्हारा वोल्टेज का सोर्स सेम है 220 वोल्ट है, ठीक है ना। तो ये जो तुम्हारा आ जाएगा, ये जो तुम्हारा आएगा यहाँ पे देखेंगे हम लोग और छापेंगे, यहाँ पे जो ये आएगा 1.64 एम्पियर आ जाएगा। और अब तुमसे पूछ रहा है वाट रेजिस्टेंस कितना होगा। अब बताओ इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस का तुमको फार्मूला पता होगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, अरे
फॉर्मूला डायरेक्ट डाल के निकालो। रेजिस्टेंस के लिए फिर तुम्हारे पास V इक्वल टू आई आर आएगा। तुमको I पता चल चुका है, तुमको V पता चल चुका है, तुमको R निकालना है। तो R इक्वल टू क्या करोगे, V बाई आई करोगे, V बाई आई करोगे। इसका हर केस में तुम्हारा निकालना है। तो तुम रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तुम्हारे पास कितना करंट, तुम्हारे पास कितना वोल्ट का बैटरी सप्लाई है, 220 वोल्ट का बैटरी सप्लाई है बच्चों। और जो है पहले वाले केस में कितना है तुम्हारे पास करंट, कितना 3.82 एम्पेयर। अगेन खुद से सॉल्व करोगे, आंसर किस में आएगा, ओम में आएगा। दूसरे वाले केस में R इक्वल टू वी आई, ठीक है ना। बैटरी तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस तो 220 ही है, ठीक है। और जो करंट है तुम्हारा 1.64 है, ठीक है ना। इसको आंसर करोगे तो ओम ही में आएगा। देखो इसको सॉल्व करके दिया हुआ है, तो ये जो आंसर आएगा 1.34 इंटू 15 ओम आ जाएगा आंसर। तो इसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। आगे जो ये वाला क्वेश्चन है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन 4। हर सेकेंड में जो है 100 जूल तुम्हारा जो है ईच सेकेंड दिया है बच्चों, यानी एक सेकेंड की बात हो रही है, हर एक सेकेंड की बात हो रही है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस 4 ओम दिया है तुमको। हीट प्रोड्यूस जो हो रहा है तुमको, हीट प्रोड्यूस दिया, देखो हीट प्रोड्यूस दिया तो हीट लोगे, यहाँ पे एनर्जी एट द रेट देता तो तुम लोग पावर लेते, ठीक है। तो ये तुमको H दिया हुआ है, ठीक है। और जो है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, तुमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तुम लोग जानते हो, तुम लोग क्या जानते हो, H इक्वल टू वी आई इंटू टी, ठीक है। H इक्वल टू वी आई इंटू टी। तो तुम लोग क्या करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, अरे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम लोग दूसरा फार्मूला लगाएंगे। कौन वाला फार्मूला लगाते हैं हम लोग, देखो लो एक बार फार्मूला, H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना था जी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको रेजिस्टेंस करंट पता होना चाहिए ना। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए देखो V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो हमको ये पता करने के लिए ये दोनों वेरिएबल तो पता होना चाहिए, कोई एक वेरिएबल गुमशुदा होना चाहिए। तो हमारे पास रेजिस्टेंस, हमको करंट निकालना हो तो करंट इस फार्मूला से निकालेंगे, H इक्वल टू, क्योंकि तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है तुम्हारे पास, टाइम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिखा है, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर टी वाला लगाएंगे हम लोग। तो तुम कैसे करोगे, आप जैसे भी करो बच्चों, कैसे करोगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तुम्हारा I क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू एच बाई आर टी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इधर भेजोगे और इस स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पे तुम्हारा रूट आ जाएगा। H जो है तुम्हारा 100 है, रूट में लिखो। H जो है 100 है तुम्हारा, ये 4 है, और टाइम कितना है, टाइम जो है तुम्हारा 1 सेकेंड है। यहाँ लिखा है ना ईच सेकेंड, 1 सेकेंड है। समझ में नहीं आया तो सुनो, तुम्हारे पास जो है 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है हर एक सेकंड में, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तुमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला में जाओगे तो तुम्हारे पास जो है V इक्वल टू आई आर, तुम्हारे पास सिर्फ रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तुमको करंट में निकालना होगा। तो हीट का ऐसा फॉर्मूला तुमको याद करना होगा जिसमें तुम क्या निकाले हो, जिसमें तुम क्या निकालो हो, लाइट निकाले हो, जिसमें तुम करंट निकालोगे। इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी, जो हम लोग अभी खुद तुरंत डेरिवेशन करा है, तो यहाँ से निकालोगे। तो तुम जब इसको दाएं बाएं भेजोगे तो ये R बाई टी जो इधर आ जाएगा, तो आई स्क्वायर बाई आर टी हो जाएगा, होगा कि नहीं, H बाई आर टी होगा। फिर इसका यहाँ से अगर तुम लोग हटाओगे इसको टू को, तो इधर तुम्हारा रूट लग जाएगा, रूट लग गया। तो इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो इसको काटोगे तुम लोग 20, तो ये जो है तुम्हारा जो आ जाएगा, ये जो आ जाएगा रूट 20 आ जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हो जी इसको, तो ये जो है आखिरी में सॉल्व करके तुम्हारा 5 एम्पेयर आ जाएगा। तुम लोग देख लेना, इतना तो हमको नहीं आता है भाई मैथ। इतना जो है हमको मैथ अच्छा समझ गए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना तो तुम्हारा 5 एम्पेयर आ जाएगा। फिर जो है तुम लोग इसको सॉल्व करोगे, V इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू 5 एम्पेयर आ चुकी है, रेजिस्टेंस तुमको 4 ओम दिया हुआ था, तो तुम्हारा 20 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके देख लेना मैथ लगा के अपना, ठीक है ना। अभी जो है थोड़ा भेजा मेरा नहीं चल रहा है। ये जो है इलेक्ट्रिक वाई कॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक, तो इसको खुद से करोगे, एक 900
96। तो अगेन ये सब जो है खुद से कर लेना, ये दोनों भी कर लेना। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ज़रूर देख लेना बच्चों, यहाँ से भी तुम्हारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन निकल के आते हैं। लिख लो यहाँ पे सेल्फ, कुछ छोड़ना नहीं। अभी लेक्चर खत्म हो गया, रिवाइज करके इसको जो है पढ़ लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर तो बाकी है, तो पावर तो बता ही चुके हैं ना। पावर इक्वल टू तुम्हारा, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, बता दिए। दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है तुम्हारा, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, P इक्वल टू वी आई होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग, या फिर P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर होता है, या फिर तुम्हारा V स्क्वायर बाई आर होता है। क्या बता दिए सर, V स्क्वायर बाई आर, देखो क्या होता है तुम्हारा। तो पावर जब, कहाँ गया, मिटाओ इसको, एक चीज़ तुमको हम अपने ही से बता देते हैं, ठीक है। पावर की बात करें तो पावर तुम्हारा क्या था, P इक्वल टू वी आई था बच्चों पावर। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्या था तुम्हारा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू तुम्हारा करंट था, ठीक है। पावर क्या होता है, पावर किस में करते हो, जूल में करते हो, ठीक है। और जो है तुम जो है जूल पर सेकेंड में करते हो, ठीक है ना। इसको तुम लोग क्या कर देते हो, वॉट कर देते हो, ठीक है। ये जो है पुड़िया मैं बना के लाया हूँ, ठीक है। P इक्वल टू वी आई होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोग कब लगाते हैं बच्चों, बैटरी के अक्रॉस जब हम लोग निकालते हैं, जब हम लोग बैटरी का क्या लेंगे, बैटरी का वोल्टेज लेंगे, वोल्टेज, या फिर हम लोग बैटरी का क्या लेंगे, करंट लेंगे, या फिर बैटरी का हम लोग करंट लेंगे, तो हम लोग क्या लगाएंगे, P इक्वल टू वी आई लगाएंगे। जब हम लोग रजिस्टर का क्या लेंगे, जब हम लोग रजिस्टर का क्या लेंगे, वोल्टेज, या फिर हम लोग ये सब लेंगे, तो हम लोग लगाएंगे क्या, P इक्वल टू वी आई, ठीक है ना, वी आई। तो हम लोग V को आई आर लिख सकते हैं, V को आई आर लिख देंगे इंटू आई, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। देखो रिप्लेस बस कर रहा है, ठीक है ना। और जो है तुम लोग क्या लिख सकते हो, और तुम लोग क्या लिख सकते हो, और जो तुम लोग लिख सकते हो इसको P इक्वल टू वी आई को, P इक्वल टू वी आई को तुम लोग जो हो V इंटू आई को तुम लोग चेंज कर सकते हो वी आर से, आई किसको चेंज कर सकते हो, वी आर को। तो पावर क्या हो जाएगा तुम्हारा, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना। तो ये दोनों केस जब तुम लोग करोगे, कब, तुम लोग जब रजिस्टर के अलॉन्ग जब पावर निकालोगे, रजिस्टर का जब तुम लोग पावर, रजिस्टर का तुम लोग रेजिस्टेंस वोल्ट जब लोगे, रजिस्टर के केस में जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 1 किलो वाट कितना होता है तुम्हारा, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। तो 1 तुम्हारा 1 हॉर्स पावर क्या होता है, 1 हॉर्स पावर 746 वॉट होता है। इसको भी भेजा में बैठा के रखना। एक वॉट क्या होता है तुम्हारा, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर इज कॉल्ड वोल्ट, इसको भी याद रखोगे। यूनिट वॉट यूनिट जो है स्मॉल होती है, तो ये सब देख लेना। किलो वाट तो एनर्जी का बोला है, बहुत सोचता है एनर्जी फ्री में आता है, ये सब जो है। आगे आओ, एक इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड है 200, इस पे जो प्रैक्टिस सेशन हमारा आएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब है 220 वोल्ट जनरेटर से जो है जुड़ा हुआ है, करंट कितना है, इतना है, ठीक है ना। तुमसे पावर पूछा, सर पावर इक्वल टू वी आई होता है क्या, इसमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा, दूसरा फॉर्मूला लगाना होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या क्या डाटा है। क्या हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हाँ सर है हमारे पास 220 वोल्ट का। क्या हमारे पास करंट है, हाँ करंट है, ठीक है, करंट है। तो हम लोग क्या लगाएंगे 0.5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो पावर इक्वल टू 220 इंटू 0.5, तो कितना हो जाएगा, आधा, 110 वॉट। पावर किस में हम लोग करते हैं, जूल पर सेकंड, जिसको हम लोग वॉट करते हैं, जूल पर सेकंड जिसको हम लोग वोल्ट करते हैं। ये जो है खुद से निकाल लेना, 30 दिन में ही तुम लोग का मैथ का क्वेश्चन हो गया। आगे आओ, एक और बात तुमको बताते हैं। कभी कभी तुमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा और रेजिस्टेंस दिया होगा, ठीक है ना। पावर पूछेगा, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस देके तुम लोग वहाँ से भी तो निकाल सकते हो। ऐसे इलेक्ट्रिक तुम्हारा करंट तो निकाल ही सकते हो दोनों का वैल्यू डाल के। एक तो और तुम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, जब रेजिस्टेंस दिया हो, करंट नहीं दिया होगा तो। वैसे भी इस दोनों का वैल्यू डाल को V इक्वल टू आई आर से तुम लोग करंट निकाल सकते हो, लेकिन तुम लोग डायरेक्ट ऐसे भी पावर निकाल सकते हो। और तुम्हारा क्या तरीका था, तुमको जो है तुमको कभी कभी क्या नहीं दिया रहेगा, तुमको पावर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया रहेगा। तुमको क्या दिया रहेगा, कभी कभी पावर, जैसे ये क्वेश्चन आया तुमको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया रहेगा। क्या नहीं दिया रहेगा, ये जो है ये नहीं दिया रहेगा। तुमको जो दिया रहेगा वो करंट दिया रहेगा, और तुमको क्या देगा, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो तुम पावर का फॉर्मूला लगाओगे, इसको आई स्क्वायर इंटू
आर लगाओगे, ठीक है ना। तो ये यही डेरिवेशन जो हम लोग यहाँ पे किए थे, तो यही सब जो है यहाँ ये सब काम आता है। तो अगेन प्रैक्टिस सेशंस में हम लोग करेंगे। अच्छा एक बात करें, जो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस में हम लोग सीबीएसई के PYQ लेंगे, तो वही क्वेश्चन जो है मोस्टली रिपीट होते हैं, कोई नए क्वेश्चन नहीं बनते। अगर नए क्वेश्चन बनते हैं तो सेम रहता है, बस डाटा आपका चेंज हो जा सकता है। तुमको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ये PDF शेयर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और जो है बायो की हैंड रिटेन नोट्स जो है, हैंड रिटेन क्या कहते हैं, हैंड प्रिंट क्या कहते हैं उसको, प्रिंटेबल नोट्स बच्चों, ब्यूटीफुल से नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे अपडेट हो चुके हैं। तुम लोग उसको ज्वाइन करके उसको डाउनलोड करके उससे जो है रिवाइज कर सकते हो। अगर समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, पढ़ ली होगी। इस यूट्यूब चैनल पे बायो कंप्लीट हो चुका है उसी सुंदर सुंदर नोट से। और जो है केमिस्ट्री के 2 चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, और तुम्हारा वो भी तुम्हारे एक्सरसाइज और तुम्हारे इनसाइड क्वेश्चन के साथ और सॉल्व एग्जाम्पल के साथ, और तुम्हारा कार्बन कंपाउंड तो हम लोग इनसाइड एक्सरसाइज सब क्वेश्चन किए, और साथ में अलग से PYQ प्रैक्टिस भी हमारा 1 घंटे का, ठीक है ना। उसमें सारे PYQ हम लोग सॉल्व कर दिए हैं, तो वो सब उन सब चीज़ों को भी टहलते हुए चले जाना, ठीक है। और जो है क्या कर सकते हो तुम, और जो है खूब सारा क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने से अच्छा है देखते रहो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करो। और आज जो 1 वोल्ट 1 एम्पियर वगैरह बताया है, ये सब क्वेश्चन बोर्ड में सच में पूछे जाते हैं। हीटिंग इफेक्ट पे शायद डेरिवेशन तो पूछा जाता है, पिछले साल मैंने प्री बोर्ड के क्वेश्चन में देखा था, वो जो है हम प्रैक्टिस सेशंस में लेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग मैग्नेटिज्म करेंगे, ठीक है ना। 10 तारीख से पहले जो हम लोग फिजिक्स निपटाने का जो चैलेंज लिए हैं, उस चैलेंज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं बच्चों।